हेल्थ पार्टनर्स एंड डॉक्टर्स। मैं डॉक्टर निमित सैनी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट जियो टीम से आप सभी हेल्थ पार्टनर का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर वीके सोनकर सर, जो एमबीबीएस एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड वीडी कि ये काफ़ी एक्सपर्ट डॉक्टर है स्किन के। और कि डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं। तो सर, कैन यू ऑडिबल सर? ऑडिबल। ओके ओके ओके। Okay, sir. Can you please, sir, introduce yourself? ओके, थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर वीके सोनकर। आवाज मेरी आ रही है? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, ओके। sir. माई सेल्फ डॉक्टर वीके सोनकर फ्रॉम आगरा, यूपी। आई एम द डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्रोफेसर एसएम मेडिकल कॉलेज आगरा। पिछले जो है, जब से आपका जियो मित्र क्लिनिक ओपन हुआ, ये कह लीजिए कोविड से, तब से मैं इस प्लेटफॉर्म पर हूँ और कंसल्ट कर रहा हूँ। ठीक है। एक बार मैंने शुरू में एक अपना लेक्चर दिया था, और दूसरी सेकंड टाइम है जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो पहले तो यहाँ पर जितने भी आपके एचपी हैं या जो कराने वाले लोग हैं, है ना, वह जो है, मैं 10 से 15 मिनट जो है अपनी बात रखूंगा, जिसको जो मेरे को टॉपिक दिया गया है कि स्किन क्या है और स्किन का केयर कैसे करें, क्या क्या चीज़ों का बदलते हुए मौसम में ध्यान रखें, है ना। इन सब Yes, sir. सारी बातों को हम चर्चा करेंगे। तो शुरू करें। Yes, sir. Continue. ओके। देखिए, आज जो है इस प्लेटफॉर्म पर जो मैक्सिमम मैं मरीज देखता हूँ, वह मरीज दूर दराज रिमोट एरिया के लोग होते हैं। ठीक है। और उसमें जो सबसे बड़ी चीज क्या है कि उनको अगर हम सिंपल कुछ बातें स्किन से रिलेटेड समझा दे, बता दे, तो मैक्सिमम जो होने वाली प्रॉब्लम है उसे हम रोक सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जब हम पहले समझे कि स्किन होती क्या है, कैसे उसको केयर करेंगे, बदलते हुए मौसम में कैसे हम उसका ध्यान रखेंगे, क्योंकि हर 3 महीने बाद हमारे यहाँ जो हमारा जो क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जब चेंज हो जाता है तो उस वक्त जो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, इन बातों का जो है जिक्र करेंगे 10 से 15 मिनट। इसके बाद में जो आपके यहाँ एचपी हैं, उनके जो क्वेश्चन आंसर होगा उसको जो है बेटर तरीके से डिस्कस करेंगे, तो हम उस प्रॉब्लम को समझ भी सकते हैं और उसका आंसर भी दे सकते हैं। मैं अपनी बात बहुत शार्ट में 10 से 15 मिनट के अंदर रखूंगा। ठीक है। पहली चीज तो स्किन है क्या। स्किन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। दूसरी चीज, स्किन एक ऐसा ऑर्गन है जिस पर जो है हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों का फर्क पड़ता है। यानी जो चीज हमारे बाहर, स्किन के बाहर हमारे वातावरण में घटित हो रही है, उसका इम्पैक्ट हमारी स्किन पर पड़ता है, और जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है उसका भी इम्पैक्ट हमारे शरीर के अंदर पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि बाहर जो है, जैसे सीजन चेंज हो रहे हैं, जैसे इसमें रेनी सीजन चल रहा है, आने वाले 1 आध 2 महीने के बाद जो है विंटर सीजन शुरू हो जाएगा, फिर स्प्रिंग सीजन फिर हो जाएगा, फिर आठमन शुरू हो जाएगा, फिर समर शुरू हो जाएगा। तो देर आर डिफरेंट, और उसके अनुसार हमारी स्किन कैसे अडाप्ट करे, कैसे हेल्दी बनी रहे, तो उस पर जो है हमें। और इंटरनल की अगर बात करें, अगर हम हेल्दी हेल्थ पर फोकस करेंगे, क्योंकि स्किन एक, अभी मैंने बताया, एक दुधारी तलवार के ऊपर डिपेंड करता है, तो दुधारी तलवार के ऊपर है। वाट एवर मतलब जो घटना घटित बॉडी के अंदर हो रही है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है, जो बाहर से हो रही है उसका भी इम्पैक्ट आ रहा है। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि हेल्थ, अगर हम हेल्थ पर फोकस करना शुरू कर देंगे तो मैक्सिमम चीजें जो है हम स्किन को भी उसी अर्थ में हेल्दी बना रखते हैं। इससे पहले जो है हेल्थ की बात करूं, मैं आपको स्किन की कुछ टाइप बता देता हूं कि अलग अलग, ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, लोग अपनी स्किन को समझ नहीं पाते हैं, और जो मार्केट में जो वाट एवर जो प्रोडक्ट मिलता है वही अप्लाई करते हैं, जो सारी चीजें, और वो बैड इफेक्ट डालता है या स्किन को डैमेज कर देता है। तो नॉर्मली जो है अगर देखा जाए तो 3 या 4 तरह की स्किन होती है। एक तो आइडियल स्किन होती है जो किसी की होती नहीं है, उसके भी सिम्टम बता देंगे क्या होता है। सेकेंड थिंग, ड्राई स्किन।
फिर नॉर्मल, एक तो आइडियल स्किन होती है, एक नॉर्मल स्किन होती है, एक जो है ड्राई स्किन होती है, एक ऑयली स्किन होती है, और एक कंबाइंड स्किन होती है। ठीक है। तो अगर हम ड्राई की बात करें तो जाहिर सी बात है कि 1 मिनट होल्ड करें, थोड़ा सा मैं अपना वो, अगर ड्राई की बात करें तो ये एक तरह की टाइट स्किन होती है, रफ स्किन होती है। ठीक है। फ्लैकी स्किन होती है, डल उसका अपीयरेंस होता है। और ऑयली की बात करें तो शाइनी होती है स्किन, ग्रीजी होती है, और यूजुअली जो है ब्लैक हेड या प्रोन टू द एक्नी कहते हैं उसको जो होती है। इसी तरह से जो है कंबाइंड स्किन जो होती है, कंबाइंड का मतलब होता है मिक्स्ड, ऑयली और ड्राई का कॉम्बिनेशन। माने कई जगह पर आपको साइन स्किन मिलेगी, कई जगह पर आपको फ्लैक मिलेंगे, कई जगह पर रफनेस मिलेगी। तो ड्राई इसको बोलते हैं कंबाइंड स्किन। ठीक है। और एक्नी एक होती है एक्नी प्रोन सेंसिटिव स्किन बोलते हैं इसे बेसिकली, है ना। जरा सा भी कुछ चीज जैसे सन एक्सपोजर में गया स्किन बिल्कुल डैमेज हो जाती है, तुरंत एलर्जी उत्पन्न होते हैं। और आइडियल स्किन की तो परिभाषा यही होती है कि वो मिलती तो है नहीं, है ना, क्योंकि जो आइडियल स्किन केवल हम नवजात शिशु का देख सकते हैं। तो उसमें बिल्कुल स्किन सफल होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, हाइड्रेट होनी चाहिए, इस तरह की चीजें होती हैं। सेकेंड थिंग्स जो है, अब ये जो स्किन टाइप है इसका हम जो केयर कैसे करेंगे, अलग अलग वेदर में अलग अलग केयर होता है। ठीक है। तो अभी जैसे सपोज करिए कि इस समय अभी चल रहा है रेनी सीजन। तो रेनी सीजन जो चल रहा है, तो रेनी सीजन में जो है हमारा जो है, हेलो, आई एम दैट। यस सर, ऑडिबल। ओके। एक्चुअली मोबाइल के द्वारा कनेक्टेड हूँ, क्लिनिक पर बैठा हूँ, तो फोन आ जाते हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस उसके लिए है ना, थोड़ा सा तो हम रेनी सीजन की बात करें, इस समय जो सीजन चल रहा है इसमें जो है हमें क्या स्किन पर केयर करना, पहले इसके क्या बेनिफिट होता है रेनी सीजन में भी हमारे लिए, हमारी स्किन के लिए हेल्दी, मतलब कि काफी चीजें जो है काफी बढ़िया होता है। जैसे सपोज करो इस समय ह्यूमिडिटी होती है, तो ना हमें ह्यूमिडिटी क्या होती है कि हमारे स्किन को मॉइस्चर बनाए रखती है, लेकिन एक्सेसिव ह्यूमिडिटी है तो हमारे स्किन के लिए जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। तो इसी तरह से जो है कि अगर आप देखेंगे एक नॉर्मल ह्यूमिडिटी रहती है तो हमारा उस समय स्किन बिल्कुल मॉइस्चर दिखता है, हेल्दी दिखता है, सफल दिखता है ना। दूसरी चीज कि चैलेंजेस क्या क्या आते हैं यहाँ पर, अगर हमारी जैसे सपोज करिए कि अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया, मॉइस्चर के साथ साथ आयल बढ़ गई, तो वो पोर को क्लॉग कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो जब पोर को ब्लॉक कर देते हैं तो वो उसमें क्या है, एकनी या बहुत सारे और भी इरप्शन जो होने शुरू हो जाते हैं चेहरे पर या पूरी बॉडी पर। ठीक है। तो ये चैलेंज आता है। अब ये है कि हम इसे कैसे केयर करें, इस समय जो है कैसे केयर करें। तो सबसे पहली जरूरी है कि हम वाइजली क्लीन करें, स्किन को डेली क्लीन करें। अभी होता है कि किस तरीके से क्लीन करें। तो नॉर्मली हर स्किन, जैसे हमने स्किन टाइप इसीलिए पहले बताया कि स्किन टाइप अगर आपका जो पता है कि आपकी स्किन किस टाइप की है, ऑयली है, कंबाइंड है, ड्राई है, तो उसके अनुसार जो क्लींजर्स या फेस वॉश हैंड वो आते हैं जो कि आप यूज करते हैं, तो प्रॉपर तरीके से जो है उसे बेसिकली उसी को यूज करना चाहिए। सेकेंड थिंग है कि स्किन में टर्नओवर चलता है। टर्नओवर का मतलब है कि स्किन 28 में कोई भी सेल होता है, सेल 28 दिन में कन्वर्ट होती है। तो एक डेड स्किन बनती है और डेड स्किन को एक्सफोलिएट करना हर पर डे या वीकली बाई वीकली जरूरी होता है। तो हम वहां पर जो है इसको स्किन को जो है एक्सफोलिएट कर दें। फिर इसके बाद जो है एक अच्छा जो इस सीजन के मुताबिक मॉइस्चराइजर हो उसे अप्लाई करें। तो ये कुछ चीजें हैं, अगर किसी के चेहरे पर हल्का सा पिगमेंटेशन देख रहा है तो अच्छी क्वालिटी का विटामिन सी वगैरह इस तरह की चीजें अगर हम करते रहेंगे, थोड़ा बहुत कर, बहुत ज्यादा जैसे धूप में या इसमें जैसे ह्यूमिडिटी चल रही है उससे बचे, ठंड में रहें। तो इस तरह से हम अपने स्किन को जो है प्रोटेक्ट इस रेनी सीजन में जो है कर सकते हैं। इसी तरह से जो है अगर अब इसके बाद जो है जो सीजन आने वाला है वो समर सीजन आने वाला, सॉरी विंटर सीजन आने वाला है। तो विंटर सीजन के मुताबिक हमारा फेस वॉश भी चेंज हो जाएगा,
हमारा मॉइस्चर भी चेंज हो जाएगा। मॉइस्चर में हम इस बात का ये ध्यान रखेंगे कि वह मॉइस्चर रखें जिसमें हमें जो है नमी प्रदान करे, क्योंकि उसमें ड्राइनेस विंटर सीजन में बहुत काफी होता है। ठीक है। फिर उसके मुताबिक अपने स्किन को एक्सफोलिएट भी कर सकते हैं आप। और एक अच्छा जो है मास्क यूज करें, ताकि मास्क का मतलब, फेस पैक का मतलब होता है कि वो स्किन को एक लंबे समय तक हाइड्रेट रखती है। तो इस तरह से करके हम विंटर सीजन में तो है। अब जब हम मेन सीजन इसके बाद में आता है, स्प्रिंग सीजन आता है, तो उसमें जो है उसमें थोड़ा सा लाइटर फार्मूला का मॉइस्चराइजर हम यूज करें। फिर इसके बाद में जो है आपका समर सीजन हो जाए। समर सीजन में जो है हम प्रॉपर तरीके से सनस्क्रीन वगैरह का यूज करें। तो सनस्क्रीन का यूज करें, फिर उसमें लाइट वेट जो मॉइस्चराइजर है उसका यूज करें, इस डेड स्किन को रेगुलर हटाते रहें। तो इस तरह से करके सीजन वाइज जो है हम अपने स्किन को जो है स्मूथ रख सकते हैं। ये तो हमने बताया कि जो एक्सटर्नल आप जो करेंगे वो है कि एक्सटर्नल, जैसे समर है तो प्रॉपर सनस्क्रीन यूज करना है, विंटर है तो प्रॉपर तरीके से आपका जो है मॉइस्चराइजर यूज करना है, रेनी सीजन है तो उसमें किस तरह का एक मॉइस्चराइजर, किस तरह का क्लिंजर अभी हमने डिस्कस किया उसको यूज करना है। तो इस तरीके से जो है आप अपने आप को जो है अकॉर्डिंग टू सीजन अपने स्किन को बाहर से स्वस्थ रख सकते हैं। अब आती है बात कि हम इंटरनल जो चेंजेस हो रहा है, जिसका इम्पेक्ट हमारे स्किन के ऊपर पड़ रहा है, उसे हम कैसे बचें, कैसे। आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि कभी लाइफ में कोई घटना घटती है, सपोज कर फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड वाइफ है, मैं एग्जाम्पल की तरह तो समझा रहा हूँ, और हस्बैंड और वाइफ दोनों यंग है, और अचानक हस्बैंड की किसी कारणवश सडनली उसकी डेथ हो जाती है, और एज 25-30 साल की होती है। तो इस कंडीशन में आप ये देखें कि जो एक चेहरे पर जो है, जो वाइफ के एक ग्लो आता था, जो यौवन अवस्था रहती थी, जो चेहरा चमकता था, वह जो है विद इन जो है 10-15 डेज या मंथ के अंदर वह चेहरे का ग्लो चला जाता है, वह सारी चीजें चली जाती है, उसका सब कुछ मतलब वो स्किन पर दिखाई देने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण यह है। अच्छा, दूसरी चीज, घटना तो वही घटित हुई, उस वाइफ ने उसको बड़ी सीरियसली लिया। फिर हमने सपोज करो कि किसी और आस पड़ोस के लोग आए, उसे उसे सुने, उनके ऊपर भी इम्पेक्ट पड़ा, लेकिन उतना इम्पेक्ट नहीं पड़ा। फिर उससे दूर के लोग पेपर में पढ़े, उस पर इम्पेक्ट पड़ा, लेकिन पेपर पर यानी घटना एक ही है, लेकिन अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिस्पांस किया। क्यों? क्योंकि अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग तरीके से अपने ऊपर स्ट्रेस लिया। तो स्ट्रेस एक ऐसा सबसे बड़ा कारण है जो हमारी बॉडी को, जो हमारी स्किन को जो है बहुत इम्पैक्ट करती है। मेरा बताने का मतलब ये। दूसरी चीज कि हेल्थ, हेल्थ को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेगी। हेल्थ को ध्यान में रखने के लिए 4 से 5 पिलर, 4 मेन पिलर होते हैं। जैसे घर का निर्माण 4 पिलर पर होता है, उसी तरह से जो है हमारी बॉडी का, हमारी स्किन हेल्थ का भी निर्माण 4 पिलरों पर होता है। सबसे पहला पिलर है कि प्रॉपर एक्सरसाइज। हमने टर्म यूज किया प्रॉपर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है आपका जो है एक पार्ट होता है आपका जो है फिजिकल एक्सरसाइज, जिसमें जो हम जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, फास्ट वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। ये सेकेंड पार्ट होता है कार्डियक एक्सरसाइज या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसे हम योगा भी कहते हैं। अगर इन दोनों का, ये दोनों चीजें जो है, जब आप फास्ट वॉक करते हैं, हम हमेशा, मैं अपने मरीज को भी बताता हूँ, आप हमारे कंसल्टेशन में इस बात को देखे भी होंगे, मैं हेल्थ पर फोकस भी करता हूँ कि जो, क्योंकि स्किन की जो परेशानियां होती है वो बहुत क्रॉनिक होती है, और उसका मैक्सिमम कारण इंटरनल होता है। पेशेंट को केवल एक्सटर्नल बेनिफिट चाहिए, इंटरनल चाहिए नहीं। इसलिए सोरियासिस, बिटलाइट सोरियासिस हो गया, सफेद दाग हो गया, क्रॉनिक एलर्जी हो गई, क्रॉनिक कटिकेरिया हो गया, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, तमाम ऐसी परेशानियां हैं स्किन में जो कि जो है हेल्थ से रिलेटेड है। लेकिन 99% इंडियंस आर नॉट फोकसिंग ऑन द हेल्थ। तो अगर वो, और हेल्थ का पहला पिलर है एक्सरसाइज, अगर हम प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करें, करीब आधे घंटे जॉगिंग या फास्ट वॉक के बाद आधे घंटे डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, हम बॉडी को करीब करीब 70% डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं। और बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होना जरूरी है। एक साइंटिफिक डाटा है, साइंटिफिक डाटा में ये बताया गया कि अगर हम बॉडी को पर डे अगर डिटॉक्सिफाई कर लें तो हमारी स्किन, हमारा हेल्थ बहुत ही बढ़िया रहता है। और उसका प्रोसेस होता है कि जो है, जो हम बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन जो नेचुरली होता है,
जैसे हम मल मूत्र करते हैं या शूटिंग होती है या जो है और भी इंटरनल जो बॉडी की प्रक्रिया होती है, उससे मात्र जो है 30% तक जो है हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई। लेकिन जब हम डीप नो ब्रीदिंग नो एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डीप ब्रीदिंग क्या एक्सरसाइज ले करते लीजिए। हैं, एनी प्रॉब्लम? नो नो सर, सर ओके कंटिन्यू। ओके ओके। तो जब हम डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारी बॉडी पूरी डिटॉक्सिफाई हो जाए। तो डिटॉक्सिफिकेशन जो बहुत जरूरी है। दूसरा जो डिटॉक्सिफिकेशन में मेजर कंस्टिट्यूएंट है, ड्रिंकिंग द वाटर। अगर हम प्रॉपर तरीके, क्योंकि हमारा बॉडी अगर आप देखें तो बॉडी का जो कंपोजिशन होता है एक वाल के कंपोजिशन से मिलता जुलता है। जैसे वाल को हम बनाते हैं, दीवार को बनाते हैं, तो उसमें 4 चीजों का यूज होता है। पहली चीज होती है वाटर, दूसरा चीज होता है ईट, तीसरा चीज होता है चंबल, और चौथा चीज होता है सीमेंट। ये 4 मेन कंपोजिशन होते हैं। और सबसे ज्यादा अमाउंट अगर देखा जाए तो वाटर डाला जाता है, फिर ईट डाला जाता है, फिर इसके बाद में चंबल होता है, फिर इसके बाद में जो है इसी तरह से जो है हमारा शरीर करीब 70% हमारा जो है पानी का बना हुआ है। 60 to 70% वाटर है। इसके बाद में 18% प्रोटीन है। और इसके बाद जो है बाकी का 2 to 3% जो है आपका विटामिन एंड मिनरल्स है, और बाकी का कार्ब्स एंड फैट्स है। तो अगर इसके कंपोजिशन में अगर हम बात करें तो कम से कम हम 4 से 5 लीटर पानी पर डे पियेंगे, तब जाकर के बॉडी हमारी पूरी डिटॉक्सिफाई हो पाएगी या हाइड्रेट हो पाएगी, हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहेगी। इसलिए पहला पिलर जो है प्रॉपर एक्सरसाइज विथ प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर। सेकेंड जो है आता है आपका प्रॉपर नींद। देखिए बॉडी का एक क्लॉक होता है जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। और बायोलॉजिकल क्लॉक नेचर ने बनाया हुआ है कि हमें जो है एटलीस्ट 6 से 7 घंटे नींद लेनी चाहिए। लेकिन कब लेनी चाहिए? नेचर ने डिसाइड किया कि नाइट में लेना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों की आदत है, वो कभी भी सोते हैं कभी भी जगते हैं, उनको सोने और उठने से कोई मतलब है। अगर क्लॉक वाइज एटलीस्ट कम से कम मेरा अपना कहना 6 से 7 घंटे नींद तो जरूरी है। अगर शाम को ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्लॉक वाइज नेचर के अकॉर्डिंग आप चलते हैं। जब नेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं तो बॉडी में कोई भी उस तरह का टॉक्सिन डिपॉजिट नहीं होता है, और एंडोर्फिन हार्मोन्स का सिक्रेशन और होता है, अब बॉडी और तरोताजा होती है। इसके बाद जो है जो सबसे बड़ा रोल आता है न्यूट्रिशन का। हम भोजन करते हैं तो सिर्फ स्वाद के लिए करते हैं, जबकि हमें भोजन करते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि हम उसमें क्या न्यूट्रिएंट ले रहे हैं। जैसे सपोज कर हमने ये बोला, जैसे हमने बोला कि इसमें 18% जो है पार्ट जो है प्रोटीन है। तो क्या हम आज एसेस कर पाते हैं कि हम 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन चाहिए, तो क्या हम प्रोटीन इंटेक कर पाते हैं? ये हमें देखने की बात है। दूसरी चीज, क्या विटामिन मिनरल कच्ची चीजों में मिलता है? कच्चे चीज का फल और सब्जियां हैं, क्या हम उसे प्रॉपर तरीके से लेना है, ले पाते हैं? और कब लेते हैं ये भी बहुत डिपेंड है। आगे हम कभी राय मिलेगा तो उसको भी जिक्र करेंगे। ठीक है। इसी तरह से प्रॉपर स्लीप हो गया, प्रॉपर न्यूट्रिशन हो गया, प्रॉपर एक्सरसाइज हो गया। तो ये जो है अगर हम इन चीजों को प्रॉपर तरीके से अपने लाइफ स्टाइल में इंक्लूड कर लें तो हमारा हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा। जब हमारा हेल्थ इंप्रूव हो जाएगा तो हमारा स्किन ऑलरेडी जो है हेल्दी हो जाए। स्किन में जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, बॉडी के अंदर जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, उससे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, उससे फ्री रेडिकल जनरेट होता है, तो वो हमारी बॉडी को, हमारी स्किन को डैमेज करता है। और इसीलिए जो हमने स्ट्रेस का बात बताया, जो हमने अभी ये सारी चीजें डिटॉक्सिफिकेशन की, बॉडी हमारे हमारे शरीर में पर डे बहुत सारे फ्री रेडिकल का बम्बार्ड होता है। अगर हम उससे प्रॉपर तरीके से नहीं निकालेंगे तो। और एक चीज और बताना है कि गट फ्लोरा, गट हेल्थ का बहुत बड़ा रोल है। चाहे वो एलर्जिक कोई कंडीशन हो, चाहे क्रोनिक जैसी कोई, चाहे सोरियासिस हो, चाहे विटलाइगो हो, अगर आपका गट सही नहीं है, आपके उसमें फ्लोरा सही नहीं है, तो हेल्थ के साथ साथ आपकी स्किन भी हमेशा जो है कहीं ना कहीं सफर रहेगी। तो अगर मेरा अपना ये है कि जैसे मेरा टॉपिक था कि स्किन को कैसे केयर करें, तो स्किन को केयर करने के लिए हमने इंटरनल कारण बताए और एक्सटर्नल कारण बताए, एक्सटर्नल सॉल्यूशन बताया और एक्सटर्नल सॉल्यूशन बताया। अगर इसका एक बैलेंस बना करके डे टू डे में हम अपने को खुद उस राह पर चले, अपने आने वाले मरीज को या उन लोगों को बताएं, समझाएं, तो हम समाज के लिए भी एक अच्छा काम कर सकते हैं, अपने लिए तो अच्छा काम करेंगे। इसके अलावा बस मेरे को स्किन केयर के बारे में इतना ही बात करनी थी। अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर हो, क्योंकि अभी जैसे इन्होंने बताया कि क्वेश्चन आंसर होंगे उनके, तो हम उनको प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू ओके सर, हमारी तरफ थैंक से। यू सो मच सर। जी जी, थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे हेल्थ पार्टनर्स को।
और सर सर मेरा ही पहला क्वेश्चन है सर, आपने लास्ट में ना प्रोटीन के बारे में बोला है, तो हम्म। सर कुछ कि यंग जो बॉयज होते हैं सर, उसमें आजकल देखा गया है वो प्रोटीन लेते हैं तो अर्टिकेरिया के कुछ सिम्टम्स उनमें आ जाते हैं सर। हम्म। तो इसके बारे में सर आप बताना चाहेंगे सर? देखो, जो हेल्थ सप्लीमेंटेशन है, हेल्थ सप्लीमेंटेशन का एक सबसे बड़ा जो कारण है कि बताया तो एक्चुअली क्या, जो हमारी यंग जनरेशन है ना, वह बड़े बड़े जो है एक पोस्टर देखती है, अट्रैक्टिव पैकिंग देखती है, और और जो जिम ट्रेनर्स हैं या जहां पर वो जाते हैं, जिससे वो एडवाइस लेते हैं, उनका सिर्फ पर्पज होता है कि उनको जो है प्रोडक्ट बेचना। ठीक है। यस। पहली चीज तो ये है कि ये बात सही है कि ईच एंड एवरी इंडियन आर डेफिसिट ऑफ द प्रोटीन। एक डाटा डब्ल्यूएचओ का कहता है कि 80% इंडियन आर द डेफिसिट ऑफ द प्रोटीन। अब प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो सर के बाल से लेकर नाखून तक का निर्माण प्रोटीन करता है, चाहे कहीं पर भी। तो प्रोटीन तो जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी जरूरी चीज है कि वह हमारे भोजन के माध्यम से आना चाहिए। ठीक है। भोजन के माध्यम, भोजन का सोर्स क्या है, वो भी नेचुरल सोर्स होना चाहिए। आज आप देखो, हम लोग सदियों से दाल का सेवन करते हैं, पल्स का सेवन करते हैं, तो सोया का सेवन करते हैं। तो ये जो पल्सेस हैं, ये जो सोयाबीन है, जो पल्स हैं, और जैसे दही है, पनीर है, जो नेचुरल सोर्स, एक तो इनका भरपूर हमारे उसमें भोजन में इसकी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। तब भी जो ये डेफिसिट रह जाती है, उसके लिए जो है एकाक कंपनी है जो बहुत अच्छे ब्रांड बनाती है, वह आगे अकॉर्डिंग आपको जरूर बता दूंगा अलग से। उस पर आप फोकस करें तो ज्यादा बेटर है। और दूसरी चीज, ये क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि जो यंग जनरेशन है उनका मेन काम है कि उनकी बॉडी बिल्ड हो, उनको मसल्स दिखाई दे, उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, उनको ये नहीं पता। तो मेरा तो उनसे यही एडवाइस रहता कि अगर आप कुछ प्रोफेशन में जाना है, आप अक्सर कर एक चीज और देखे होंगे कि जो है जितने भी बॉडी बिल्डिंग वाले लोग होते हैं, या उनके जब तक वो एक्सरसाइज करते हैं तब तक वो सब फिट रहते हैं। और जैसे वो एक्सरसाइज छोड़ते हैं, 2-4 साल 10 साल बाद वो अपनी लाइफ में जाते हैं दूसरी दुनिया में, वैसे उनकी स्किन खोखला, माने शरीर खोखला हो जाता है, वो सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां क्यों घेर लेती हैं, क्योंकि उसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड डाले रहते हैं। एक प्रोटीन का एक मानक होता है जिसे हम पीडीकास रेशो बोलते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टेबल करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर। ये जो है, जिस बैनर पर माने जिस पर लिखा हो वन, उसी को परचेस करना चाहिए, वही डब्ल्यूएचओ मानक के द्वारा थोड़ा करता है, बाकी सब चीज बकवास है। नंबर पहले तो हमारा अपना ये कहना है कि वह चीज जो है उसमें कई ऐसे सारे तत्व होते हैं, उसमें मिलावट होती है, जिसकी वजह से जो क्रानिक अर्टिकेरिया, एलर्जी या बहुत सारे दाने या ये सारी चीजें निकल आते हैं। तो पहली तो चीज है कि अगर उनको बना, तो मैं मॉर्निंग न्यूट्रिशन को प्रमोट करता हूँ। मॉर्निंग न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है कि वह सबसे पहला नाश्ता कच्चे चीजों का करे, जैसे अंकुरित चने कर ले, अंकुरित मूंग कर ले, दही ले लें, ताजे फल ले ले, मौसम का जो फल है उसे मिला ले, न पनीर खाएं, ठीक है, सोया ले लें। इन चीजों का मैक्सिमम जो यूटिलाइजेशन करें, जितना भी आप कच्चे चीजों का यूटिलाइजेशन सुबह ले लेंगे, क्योंकि सुबह बॉडी को न्यूट्रिएंट की जरूरत है, न कि कैलोरी की जरूरत है। तो मेरा अपना ये कहना है कि जो ये प्रॉब्लम बता रहे थे, किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को दाने निकल आते हैं, इसका मतलब वो सप्लीमेंटेशन पर है। वो सप्लीमेंटेशन में बहुत सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि वह जो है अपने आप को नेचुरल चीजों पर लाए। अब ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और सभी हेल्थ पार्टनर से रिक्वेस्ट है मेरी, एक एक करके सर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर किसी का क्वेश्चन है। स्किन से रिलेटेड फंगल इन्फेक्शन या स्कैबीज या एक्जिमा कई प्रकार का होता है। एक्जिमा आप जो है, जो पैरों पर आपको दिखाई देता है, वो उसको भी एक्जिमा बोलते हैं। जो जो है बहुत सारी चीजें, सोरियासिस को भी एक्जिमा बोलते हैं। कई और सारी परेशानियां होती है, एलपी को भी एक्जिमा बोलते हैं। एक्जिमा एक बहुत ब्रॉड वर्ड्स है, इसके कई सारे कारण जो है बॉडी के अंदर से उत्पन्न होते हैं और बाहर एक्सटर्नल पर। हमने पहले बताया कि स्किन दो धारी तलवार पर है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप सर्फ का यूज कर रहे हैं,
है ना। जैसे बहुत आप लेडीज को आप देखो, उनके हाथ पैर खराब हो जाते हैं डिटर्जेंट का यूज करते, तो प्लास्टिक की वजह से पैर खराब, तो उनको तो वो है। बहुत सारे लोग हैं जो चलते चलते जो अपन खेतों में चलते हैं, उनको एलर्जी पैदा हो जाती है ना। तो जी कई सर। ऐसे सारे प्रोटीन का ओवरऑल हेल्थ में रोल है, क्योंकि प्रोटीन एक ऐसी चीज है जो हमारे सर के बाल से लेकर नाखून तक का निर्माण, चाहे हार्मोन्स हो, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे वट एवर जो भी मसल्स हो, है ना, हर जगह प्रोटीन का रोल है। तो प्रोटीन तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट प्ले तो करता ही है। हमें जी प्रोटीन ही इंटेक क्यों, विटामिन मिनरल्स ये सब पूरा इंटेक आपको प्रॉपर रखना पड़ेगा। और बड़े आराम से अगर आपको एजुकेट कर दिया जाए, बता दिया जाए कि आप ये चीजें करें, आप उनको आगे को लोग करें, तो बड़े आराम से वो चीजें हो सकती हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है ना। जी एक्जिमा एक सर। बहुत ब्रॉड है। जी सर, पर एक्जिमा जैसे बहुत सारा को पाँव वगैरह में हो जाता है तो बहुत सालों तक ठीक नहीं होता है, मतलब कई बार मतलब 10-10 20-20 साल तक वो रहता ही, मतलब एक बार ठीक हो जाता है वापस फिर वैसे वैसे हो जाता है। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि एक्जिमा को आप क्या समझते हैं। एक्जिमा में आप सोरियासिस भी लाते हैं, तो सोरियासिस में भी वही चीज है। एक्जिमा में आप क्रोनिक अर्टिकेरिया भी लाते हैं। एक्जिमा में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, है ना, कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस भी होती है। एक्जिमा एक बहुत बड़ा वर्ड्स है, उसमें जी सबसे सर। बेस्ट, हाँ बहुत बड़ा वर्ड्स है। कम इसमें जो आपको करना चाहिए कि पहले उसे कारण जानना चाहिए कि क्यों हो रहा है, उसे अवॉइड कराइए। वो खुद जी बताएगा। अगर बाहर से मान लीजिए किसी के पैर, किसी के हाथ हाथ खराब हो रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर जी सी सर। बात है, क्या आप वो देखें कि वो हाउस वाइफ है या वो सीमेंट का काम कर, जैसे राजमिस्त्री है, जी राजमिस्त्री सीमेंट का काम करता है, उसके हाथ पर एक्जिमा शुरू होता है, तो वो, अब जाहिर सी बात है कि वो सीमेंट में कई सारे मटेरियल है जो उसके हाथ में जा रहा है, और उससे कांटेक्ट में आ रहा है, उसकी वजह से एलर्जी हो रही है। उसे हम कांटेक्ट डर्मेटाइटिस बोलते हैं, आप एक्जिमा बोल रहे हैं। तो अब जब जी तक ले आप उसको उसको अवॉइड कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाएगा। नहीं तो जी दवा देने पर ठीक तो होता है। तो पहली बात है कि हमें उसका कारण जानना पड़ेगा, क्यों हो रहा है, कहाँ उसका रूट काज है। जैसे सोरियासिस है, उसका रूट काज हमारा इम्यून सिस्टम है। तो जब तक हम प्रतिरोधक क्षमता को सही नहीं रखेंगे, तब जो सालों क्या पूरी लाइफ निकल जाएगी, है ना। जी जी तो ये जी ब्रॉड वर्ड है ना। तो उसमें जो सबसे पहले तो मैं लोगों के, जैसे आप लोग कंसल्ट करवाते हो हम लोगों से, तो हम तो यही ये कहते हैं कि आप प्रॉपर तरीके से पेशेंट के साथ एक चीज किया करें। देखिए, मेरा इस प्लेटफॉर्म से बोल रहा हूं मैं कि हर आदमी यहाँ पर प्रोफेशनली जुड़ा हुआ है, हर आदमी एक दूसरे के फाइनेंशियल सहयोग के लिए जुड़ा हुआ है। तो जब यहाँ पर जो पहले आपको समझ में कोई चीज आती है प्राइमरी लेवल पर, तो आप उसे ट्रीट कर दो। लेकिन जी आपको ये लगता है कि ये चीजें जो है हमें कंसल्टेशन की जरूरत है, तो जिसे आप वो चीज समझे उसके एक्सपर्ट के पास तो तुरंत कंसल्ट करें। उसमें आपका फाइनेंशियली कहीं नुकसान नहीं होगा। क्यों जी नहीं जी सर। नुकसान होगा? क्योंकि जितना आप उस व्यक्ति से अर्न करना चाहते हैं, केवल कंसल्टेशन इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंसल्ट करके दे देता है। इसके बाद बाकी सारी चीज आप अपने तरीके से उसको कर सकते हैं। जी ठीक है। तो एक इसमें क्या बेटर होगा कि एक तो आपकी उस क्षेत्र में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, आप यहाँ लोग आएंगे भी, और जी आप एक गलत ट्रीटमेंट देने से भी बच जाएंगे, और वो आपकी आगे चल करके वो होगा। और वही थोड़ा से सेल्फ होने की वजह से कि चलो पहले मैं ही करके देख लेता हूँ, ये नहीं ठीक हुआ तो इसे लगा दूं, ये नहीं होता जिसको करके देखो, इसे कर, उस देखने के चक्कर में क्या होता है कि वो चीजें धीरे 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 करके काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, जो एक्सपर्ट के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। ओवरऑल जो है उस पेशेंट का नुकसान होता है। मेरा अपना ये है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जियो से तो मैं जब से ये शुरुआत हुआ है तब से मैं जुड़ा हूँ, 2020 से कोविड में शुरुआत हुआ था, तब से मैं इस पर कंसल्ट कर रहा हूँ 4 साल से। तो मैं यही ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग हेल्पर बने लीजिए और उसका पूरा बेनिफिट लीजिए। फाइनेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, जी मेडिसिन भी आपके पास है, जांच भी आपके पास में है, केवल कंसल्ट ही तो करना है कंपनी के हाँ। नाम में। समझ रहे हो? तो क्यों जी ना हम एक एक्सपर्ट ओपिनियन देते हुए, प्रॉपर तरीके से पेशेंट को गाइड कराते हुए, है ना, तो इस तरह से करेंगे तो उसमें जो है पेशेंट का काफी बेनिफिट होगा। जी ठीक है। सर। ठीक। वैसे सर जियो एक से जुड़ने पेशेंट का के बाद सर। काफी पेशेंटों को रिलीफ हुआ है सर। वैसे काफी बेटर लगता है सर, नहीं, ये मतलब। प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हम लोग जैसे लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग प्रॉपर तरीके से, है ना, मैं तो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, मैं डेली 250-300 मरीज देखता हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि यहाँ जी पर सर। क्या हमें सेवा देने की क्या बात, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे जी हमारे यहाँ मरीज आता है मैं मेडिकल कॉलेज में, तो उसके पास क्योंकि हम लोग टाइम बहुत कम दे, लेकिन हमारे पास 10-10 डॉक्टर बैठे रहे, तो प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। तो जी मेरा अपना ये कि आप वहां बैठे हो हमारे लिए, है ना, जी सर। आप अपने लिए बैठे हो, हमारे लिए भी बैठे हो।
तो ये प्रॉपर, ये जो प्लेटफॉर्म है अपने आप में बड़ी यूनिक है, इसकी वैल्यू आप समझो और इसे अपने आप को राइज करो समाज में। जी जी सर। ठीक है, सर नमस्कार। ओके, थैंक यू सर। नमस्कार। थैंक सर यू। एक पेशेंट मेरे पास आया हुआ है, उसके पास पैसे सिर्फ 150 रुपए ही हैं। अब उससे में हम क्या करें? लेकिन ये पेशेंट का जो तो हम फोटो एक खींच के रखे हुए हैं, 4 साल की बच्ची है, उसको इस टाइप का हो गया है सर। यहाँ पे खजली वगैरह नहीं हो रही है बिल्कुल से भी। कहाँ पर है? ये स्काल्प में यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बाल बाल उड़ गए हैं, बाल उड़ गया है ना? बाल बाल तो उड़ गया है, वहाँ पे रेडनेस भी हो गया है, खजली भी नहीं हो रही है, लेकिन ये है कि एक्जिमा जैसा लग रहा है एकदम से। हाँ, तो वो जो एक्जिमा जैसा लग रहा है, देखो अब इसमें जो है प्रॉपर तरीके से तो, अब आप बता रहे हो उसके पास में 150 रुपया, तो पैसे की तो बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि भाई चलो ठीक है, अभी आप मेरे को दिखा रहे हो तो यहाँ पैसा तो कहीं नहीं आ रहा है। लेकिन जो है इसको जो है, अब उसकी हाइजीन कैसी है, किस लोकेलिटी में वो रहती है, उसके प्रॉपर उसको सफाई रखनी पड़ेगी। और इस जिस तरह की चीजें आप बता रहे हो, वह जो एलोपेसिया एरिएटा भी हो सकता है या टीनिया हेपेटाइटिस भी हो सकता है, तो अब इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कम से कम 2.5-3 महीने इसको लगेंगे ठीक होने में। तो उसको जो है प्रॉपर तरीके से पेशेंट को समझाओ, जितना मिनिमम हो सके उस मिनिमम में उसका काम किया जाएगा। डॉक्टर साहब, मैं ये चाहूंगा कि हरीश जी, अगर आप पेशेंट को डॉक्टर को रेफर करें और फिर डॉक्टर थोड़े वहां पे डायग्नोसिस करेंगे कि क्या चल रहा है, क्या हाँ, लेकिन एक्चुअली क्या, पेशेंट सिर्फ सिर्फ 150 रुपए लेके आया हुआ था, और वो उसको हम बोले कि आप भले अगली बार आओ, पैसे थोड़ा लेके आओ, फीस कम से कम लेके आओ, दवाइयाँ भले 2-4 दिन बाद ले जाओ, लेकिन वो बोले कि सर मुझे दवाई अभी दे दो, क्योंकि बहुत परेशान है बच्ची और पैसे हैं नहीं, तो बहुत अभी गरीब बच्चे हैं, तो अभी क्या किया अभी जाए ऐसे आप में? एक काम कर रहे हैं, अभी आप एक काम कर लें, एक आग जो है, जो अपने स्तर से जो आप उचित समझते हैं, एक आग ट्यूब उसको दे दीजिए, एक आग शैम्पू उसको लगाए, लेकिन उसको प्रॉपर काउंसल कर दीजिए कि कुछ पैसे की व्यवस्था अपनी करे, वो सारी चीजें करे, उसको लेकर के आए, जितना कम से कम में उसको इलाज किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं। आपके वेबिनार के बाद सर ये एक क्वेश्चन और था सर। हाँ बोलिए। ये बोले थे क्या बेली बॉटम पे सर क्या एक्जिमा हो सकता है सर क्या? क्योंकि वहाँ पे एक पेशेंट को मैंने देखा और कई दिनों से, तो मैं उनको जो अब चाह रहे हैं कंसल्ट कराने का, वो क्या है कि वहाँ पे से पस जो है, तो पस टाइप का हल्का डिस्चार्ज हो रहा है, और ईचिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है, रेडनेस भी है, और कहाँ पर कहाँ बॉडी पर वेट कहाँ काफी पर है एक कहाँ पर? बेली बॉटम पे सर, अच्छा, अम्बिलिकल कार्ड के पास। अम्बिलिकल कार्ड के बाद अगर डिस्चार्ज हो तो डेफिनेटली वो इन्फेक्टेड होगा, उसे एक बार देखना मेरा बहुत जरूरी है ना? उसे उसका देखिए, उसका पिक्चर भेजिए, और जो बेस्ट हो सकता है उसके साथ में किया जाएगा, ठीक हो सकता है। ठीक है, एक्जिमा हो सकता है क्या सर वहाँ पे भी? मैंने फिर वही, अभी भाई साहब अभी इसके पहले वही पूछ रहे थे, एक्जिमा इज अ बड़ी ब्रॉड टर्म है ना, बहुत बड़ा टर्म है, उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, वो डायग्नोसिस का पार्ट है। आप एक बार दिखाएं, फिर हम उसको देख करके आगे बताएंगे क्या करना है। ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। और कोई हमारे हेल्प? हाँ जी, हाँ बोले। जी प्रणाम सर। जी प्रणाम प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम प्रणाम, बोलिए। सर जैसे किसी पेशेंट का सर आईजी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ के आ रहा है, लगभग 600 700 800 भी बढ़ के आता है सर टेस्ट करने पे, तो क्या सर उसका ट्रीटमेंट संभव है? आईजी लेवल कम हो देखो, सकता है? एक बात अपनी, पहली बात कि आईजीई का लेवल जो है कई मामलों में आगे वो माने कि बढ़ जाता है, कभी एक्यूट बढ़ जाता है, कभी क्रॉनिक बढ़ता है, लंबे समय में रहने को। तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि आईजी लेवल को हम एक जो है उसके दो पैरामीटर, एक तो हम पेशेंट को सजग करने के लिए कराते हैं, क्योंकि जब तक ले उसको ये बात पता नहीं कि हमारे अंदर क्या परेशानी है, तब तक ले वो प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट पे टिकता नहीं है। तो पहली जरूरी चीज ये है कि हम तो ये दो सीन है कि आईजी लेवल को घटने को अब मत वो करो कि ये कितना घटा कितना नहीं किया, वो केवल 2-3 ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें घटना बहुत जरूरी है, वो हम बताएंगे आगे आपको। पहली चीज है कि आईजी लेवल अगर बढ़ा हुआ आ रहा है, तो पहले पेशेंट की जितना हो सके प्रिकॉशन उस बीमारी से रिलेटेड डॉक्टर जो बता रहा है उसे फॉलो करवाऊंगा। वो जो फॉलो करने लगेगा और उसका इम्यून सिस्टम ठीक होना शुरू करेगा, ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप हो जाएगा। और उसकी सिम्टम होता क्या है कि वह आईजी लेवल को लेकर के, साहब मेरा आईजी लेवल कम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं, बीमारी भले सिम्टम गायब है, तो उसको डॉक्टर के ऊपर छोड़ दो आप, उसको ये बताओ कि ये बीमारी ये वो करती है कि ये लेकिन एलर्जी का सूचक केवल नहीं है, वो कई सारी चीजों को सूचक है। तो हमें उसे प्रॉपर गाइडेंस करेंगे तो धीरे धीरे वो कम भी हो जाता है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, किसी का 3 महीने लगता है, किसी का 6 महीने लगता है, किसी का 1 आध साल लगता है, क्योंकि एलर्जी भी उतना ही समय में डेवलप होती है, एक दिन में तो डेवलप होती नहीं है।
किसी की एलर्जी साल भर से, किसी को 2 साल से, किसी 4 साल से, कम से कम साल भर 6 महीना उसको वैल्यू को कम होने में टाइम चाहिए ना। अगर पेशेंट टीकता है, इलाज कराता हो, तो डेफिनेटली कम होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच सर। तो कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सबसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? सर एक क्वेश्चन मेरा है। यस बताएं। सर सोराइसिस के कुछ पेशेंट हैं तो काफी लंबे समय से ट्रीटमेंट कराए, तो क्या बिल्कुल ठीक नहीं होता है क्या ये? देखिए, सोरियासिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है। जी ऑटो जी। का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी स्वतः ही जो है हमारे खिलाफ काम करना शुरू करती है। हमने सोरियासिस के मरीजों में ये देखा है कि आज लिटरेचर भी ये कहता है कि ये बीमारी, अगर जैसे हम डायबिटीज है, अस्थमा है, या जो क्रॉनिक बीमारियां जो हम लेते हैं उसमें प्रॉपर तरीके से हेल्थ पर फोकस करते हैं और इलाज कराते हैं तो वो कंट्रोल में रहती है। उसी तरह से आप इसे स्किन की डायबिटीज समझ लीजिए, अस्थमा समझ लीजिए, बीपी समझ लीजिए। पहली तो चीज ये कि अगर वह इलाज पर प्रॉपर तरीके से रहेगा, इंस्ट्रक्शन डॉक्टर का मानता रहेगा, तो उसको जो वह रिमिशन में रहेगा, कभी उभरेगी नहीं। दूसरी चीज क्या है कि जैसे हमारा ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है, कि जैसे साइन सिम्टम गायब हुए, डॉक्टर की जी बताई गई पूरी बात वो भूल जाता है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं करता है, और जैसे इम्यून सिस्टम चेंज होता है वो फिर से रिकवर हो जाता है। तो एक तो अगर वो पूरी लाइफ स्टाइल को हमारे अभी तक ले मेडिकल कॉलेज से लेकर के, मेरे पर्सनल प्रैक्टिस से लेकर के, करीब 4 से 5 मरीज ऐसे हैं जिन्हें मैंने पूरी तरह से बताया, जो बताया वो किए, और आज वो पिछले 10 साल से रिमिशन में। हम ये नहीं कहते क्यों, क्योंकि लिटरेचर ये कहता है कि ये बीमारी जो है कंट्रोल में रहती है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि अगर कोई चीज, अगर लाइफ स्टाइल में परिवर्तन करने से, अपने खान पान में परिवर्तन लाने से, साथ में दवा का करने से, अगर ये बीमारी रिमिशन में रहती तो हम उसे ठीक ही मान करके चलते हैं। क्योंकि इसके बारे में लोग बोल देते कि ठीक नहीं होगी, वो एक दिमाग में बात बैठ जाती है। ठीक तो है, लेकिन वो ये नहीं कहते कि आप हेल्थ, अगर कोई चीज, एक जो है, बहुत सारे लिटरेचर में आप देखेंगे, आप डीप जाकर के स्टडी करेंगे तो आप ही के अंदर ठीक करने की क्षमता है, हीलिंग पावर आपके अंदर खुद है। लेकिन आप उसे कितना जगाते हो, कितना हेल्थ पर फोकस करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप तो केवल सिम्टम पर फोकस करो कि ये लक्षण दिखाई दे रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहा ये, लेकिन ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अगर उसे बोला गया कि डेली एक घंटा जो है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी, कार्डियक एक्सरसाइज करनी है, वॉकिंग करनी है, तो मॉर्निंग न्यूट्रिशन ये लेना, ये करना है, वो उसको भूल जाता है। वो हमारे और आपके सामने कहा साहब करता तो हूं मैं, लेकिन वो करता तो वो चीजें नहीं आती। रेगुलर चेकअप होना चाहिए उसके पैरामीटर का, वो सारी चीजें। थोड़ी सी कोई परेशानी हो तुरंत उसका इलाज, और मौसम चेंज होते क्या परेशानी रखनी, अरे ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें करके जो है हम उसे लंबे समय रिमिशन में डाल सकते। जो ये कहता है ठीक नहीं हो सकता, वो हम ये कहते हैं कि वो मरीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो ठीक करना चाहता है ठीक करना चाहता है। क्योंकि 70% मरीज को ही ठीक करना, बताना हम लोगों का काम होता है। जी सर। ठीक है, ओके। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जो सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन था। आप पहले बता रहे थे कि आइडियल स्किन किसी के नहीं होते, तो इसका कुछ मतलब होता क्या है वैसे आइडियल स्किन? एग्जाम्पल या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन? देखो, आइडियल स्किन में, जैसे स्किन बिल्कुल साइंस, मतलब कि आप एक बच्चे की स्किन समझो। जब बच्चा जो है 1 महीने की स्किन होती है उसको, और बिल्कुल नॉर्मली पैदा होता है, उसमें जितना कंटेंट चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, वो सारी कोलेजन के जो चाहिए, शाइनिंग जितनी चाहिए, उसका प्रॉपर टर्नओवर जैसे जितना चाहिए, वो सब एक इस बच्चे की स्किन में मिलते हैं। इसलिए बच्चे की स्किन में कभी हमें क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन जैसे 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 बच्चा बड़ा होता है, इन्वायरमेंट में जाता है, और इंटरनल उसकी इम्यूनिटी पर फर्क आना होता है, वैसे स्किन जो है चेंज होनी चाहिए। ठीक है। तो मेरा अपना यह है कि अगर उस पर एक 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 एक, एक तरह का पूरा स्किन दिख रहा है, स्किन पर पूरी शाइनिंग है, चमक है, मॉइस्चर प्रॉपर तरीके से है, ऑयल प्रॉपर तरीके से है, वो कुछ चीजें जांच करके, कुछ इंटरनल मतलब कि स्किन एनालिसिस के द्वारा हम लोग जज करते हैं कि कितना उसमें कोलेजन होना चाहिए, कितना उसमें फाइबर, मतलब कि सारे कई सारी चीजों को कंबाइंड है वो,
है ना, उसका टर्नओवर सही हो रहा है कि नहीं हो, तो दैट विल कॉल्ड द आइडियल स्किन, है ना। तो आप सबसे बेटर जो है जो नॉर्मल, इसके बाद हमने आइडियल के बाद में नॉर्मल स्किन की बात की। आइडियल, नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कंबाइंड, सेंसिटिव और एक्ने प्रोन, ये मेन स्किन, ठीक है। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। और कोई हमारे हेल्थ पार्टनर जो सर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्किन से रिलेटेड? ऐसे डॉक्टर साहब का स्पेशलिटी वीडी पर भी है, तो हाँ जी, कोई हाँ बिल्कुल बात रिलेटेड बिल्कुल। वी रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से जो केसेस फैलता है। मैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ या प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हुए या जो है नाइट फॉल्स की कोई हो, तो उसके बारे में भी प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करता हूँ, वो सारी चीजें करता हूँ। स्टडी की कोई है, जैसे किसी को विडिया सिफिलिस है, गोनोरियास है ना, डोनोवोनोसिस है, या आपका नॉन गोनोकोकल यूरेक्टाइटिस है, ठीक है, एलाई सिफिलिस है, HIV है, मैंने इस तरह की भी समस्याएं हैं, तो उसको हम प्रॉपर तरीके से गाइडेंस किया जाता है। ओके सर। सर आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन सर। सर विटलिगो, सर विटलिगो का एक टाइप होता है नोवियस। तो सर जो तिल होता है ना सर, वो तिल के चारों तरफ का जो एरिया है वो धीरे धीरे नीवस डिपिगमेंटोसस बोलते हैं उसे बेसिकली, है ना। वो बर्थ मार्क होता है, और एक जैसे बच्चे में एक जगह से पहले बीच में ब्लैक होता है, फिर उसके चारों तरफ हल्का हल्का सा व्हाइट होना शुरू हो जाता है। वो स्किन के एज के साथ साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। वह कोई जो है बीमारी नहीं है। जैसे हमारे शरीर में और बर्थ मार्क ब्लैक आ जाता है, वो सारी चीजें आ जाए, तो उसी तरह से होता है। लेकिन क्योंकि हमारा समाज विटलाइगो के नाम पर बड़ा कॉन्शियस रहता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसका भी ट्रीटमेंट है। धीरे धीरे शुरुआत में कुछ ट्रीटमेंट अगर हम लोग चलाते हैं, वो भी कलर मैच कर जाता है। जी जी सर, क्योंकि सर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कभी कभार क्या है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि ये बर्थ मार्क है या फिर ये विटलिगो है। और नहीं, सर वो हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं, है ना, जो वो लोग हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं। देखो, बर्थ मार्क्स का होता है कि उसी साइज उसी जगह पर वो साइज तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन नंबर इंक्रीज नहीं करेगा, यस सर। ठीक है। दूसरी चीज है कि वह स्प्रेडेबिलिटी नहीं रहती है उसकी। एक साइज और बहुत मामूली साइज अकॉर्डिंग टू एज, सपोज करो कि 1 mm अगर आप देख रहे हो एज ए बर्थ मार्क, तो ज्यादा ज्यादा 4-5 mm, 6 mm, 7 mm, 10 mm तक जो है एज ए 20-22 या 25 ईयर की एज तक हो सकता है, वो कोई वो। और सर विटलिगो में कुछ सर थोड़ा सा कि आप बताना चाहेंगे, क्योंकि सर बच्चों के अंदर विटलिगो केस काफी देखने को भी मिलते हैं, कि डाइट कुछ एडवाइस कि बच्चों में सर। देखो, विटलाइगो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, पहले तो आप ये समझे। दूसरी चीज क्या है कि ये सबसे बड़ी बात है, सोशल स्टिग्मा है। इसमें जो है कोई दर्द नहीं, कोई खुजली नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा कलर बनाने वाली सेल उड़ जाती है, लेकिन हमारा समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करता। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। चाहे वो पढ़ा लिखा IAS हो, PCS हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, या किसी भी बैकग्राउंड का व्यक्ति हो, अगर उसके उसके अगर किसी के स्पेशली लड़कियों में अगर वो सफेद दाग कहीं उसको दिखाई दे देता है, तो चाहे जितना भी विश्वसनीय व्यक्ति क्यों न हो, वो उससे रिश्ता तोड़ देता है। ये 99% होता है। तो ये सबसे बड़ा जो सोशल स्टिग्मा है, इसको लेकर के लोग कॉन्शियस रहते हैं। रह गई भाई कि एज के अनुसार जो विटलाइगो अलग अलग तरीके के होते हैं। बच्चों में विटलाइगो जो होता है, अगर सही टाइम पर हम उसका ट्रीटमेंट शुरू करें, 100% वो क्योर हो जाता है। अगर विटलाइगो प्रोग्रेसिव है, तो उसको हेल्थ प्लस वो सारी चीजें उसको किया जाता है, वो भी अंडर कंट्रोल रहता है। अब कई सारे टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे हमारे यहाँ तो मैंने जो है इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है, सिकाई होती है। जैसे नैरो बैंड के द्वारा हम लोग सिकाई करते हैं, एंजाइमल लेजर के द्वारा सिकाई करते हैं। प्रॉपर ट्रीटमेंट अब आ गए, कई कई नई मेडिसिन आ गई हैं। तो अगर सही समय पर सही जगह अगर वो पेशेंट पहुंचता है और पेशेंस रखता है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, तो वो कंट्रोल श्योर हो जाएगा, ठीक होने की पूरी पॉसिबिलिटी, अनटिल अनलेस वो प्रोग्रेसिव है। और जब तक वो इधर उधर भटके नहीं। क्यों, क्या होता है, जैसे सफेद दाग हुआ, किसी ने बताया कि ये कुष्ठ रोग है, आप यहाँ चले जाओ, इस पानी से नहला लो, ठीक हो जाएगा। अब वो कुएं के पास जाता है, पानी से नहलवाता है, फिर कहता है कि आप इनके पास में चले जाओ,
ये बड़े जानकार हैं इस चीज के, ये ठीक कर देंगे, फिर वहां वहां चला जाता है, फिर वो कुछ अपनी चलाता है। इसमें क्या हो कि जब तक वो भटकता है शुरुआत में, तब तक उसके शरीर में ये परेशानी काफी फैल जाती है, और जब फैल जाती है तो उसे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जो है, और दूसरी चीज, जब होठ और लिप एंड टिप, ये पैर और हाथ और लिप, यहाँ पर अगर ये सफेद दाग होता है तो इसको रिजल्ट थोड़ा कम आता है, लेकिन उसके भी कई सारे और तरीके हैं जिसे ठीक किया जा सकता है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी है। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर सर से क्वेश्चन करना चाहते हैं? हेलो हाँ जी। सर, ये क्या कहते हैं कि अट्राक्स 25 पेशेंट को जब दिए तो पेशेंट को जो है तो नींद आने लग जाती है, क्या ये दो चार दिन में अपने आप सही हो जाएगा क्या, कि कौन अट्राक्स सा? देना बंद करते हैं? क्या क्या अट्राक्स क्या देना? 25, अट्राक्स टेबलेट हाइड्रोक्सी। एट्रैक्स। देखो, एट्रैक्स में सिडेशन, हाइड्रोक्सिन सिडेटिव ड्रग है ना? तो उसमें जो है अगर उसको सिडेशन हो रहा है, उसको नींद आ रही है, तो उसके जगह और भी जो है, जैसे कि फेक्सोफेनाडिन वगैरह, ये सारी टैबलेट उसको दिया जा सकता है। बच्चे तो सिरप दिया जा सकता है, या डिफरेंट डोज में है, तो अगर जिसको सिडेशन, उसे हटा देना चाहिए उसको। अब भी कई सारी दवाइयां आ गई हैं इसकी तो। अडल्ट पेशेंट हैं। किसी में सिडेशन तो किसी में हो सकता है ना। एट्रैक्स को यूजुअली अवॉइड करते हैं हम लोग, तो नहीं लिखते हैं एट्रैक्स। जी जी। फेक्सोफेनाडिन इज अ वेरी सेफ ड्रग, उसमें कोई ओके, थैंक सिडेशन यू नहीं सर। होता। हम्म, ओके। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। हम्म। और कोई हमारे हेल्प पार्टनर जिनका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं सर से। निमित, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो वी कैन कंक्लूड द कॉल। यस सर। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने ये इतना ये अच्छे से समझाया स्किन के बीमारी के बारे में सर। और कि मैं आशा करता हूँ आगे भी एक वेबिनार आपका हो, कि एसटीडी या फिर सेक्सुअल जो डिसऑर्डर के बारे में आप बता रहे थे, गोनोरिया। देखो, तो आपने अगर एचपी को एजुकेट, देखिए बेसिक चीज क्या होता है, जो रूरल एरिया में हम लोगों ने जो फील करते हैं कि जो आपके एचपी बैठे हुए हैं, उनको जो है समय समय पर कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के बारे में प्रॉपर जानकारी देना बहुत जरूरी होता है। जैसे इस समय जो बहुत ज्यादा सीजनल चल रहा है, कि आजकल बालों की समस्या, बहुत बाल झड़ने की समस्या बहुत आ रही है, उनको बेसिक जानकारी होगी तो वहीं से थोड़ा से वो वहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं तो उसके पास में ये प्लेटफॉर्म उसका यूज कर सकते हैं। नंबर वन, है ना? तो जैसे अब, जैसे आगे अब विंटर सीजन है, तो ड्राइनेस और जैसे एक्जिमा, ड्राइनेस बहुत तेजी से बढ़ता है, तो उस समय उनका एक वेबिनार करा करके उनको जो है प्रॉपर तरीके से गाइडेंस किया जा सकता है। फिर उसके बाद जैसे समर सीजन शुरू होता है, फिर उस सीजन में जो कौन सी बीमारियां कॉमन होती हैं, उसमें क्या, जैसे इसमें ऐसा, इसमें रेनी सीजन चला, ह्यूमिडिटी चल रही है, बड़ी आज के डेट में लोगों को जानकारी नहीं है, जैसे घमौरिया बड़ी कॉमन है, समस्यूट सिंड्रोम बोलते हैं या मलेरिया बोलते हैं, है ना? भाई, छोटी छोटी बातों का अगर वह ध्यान रखें, तो अपने बहुत ज्यादा वो बीमारियों से, समस्याओं से बच सकते हैं। तो यह तो सीजनल जो है, जैसे इनको हम प्रॉपर तरीके से एजुकेट करें, ताकि वो अपने क्षेत्र में प्रॉपर करें, वो खुद नॉलेजेबल हो, खुद वो जो है ट्रीट करने के काबिल बने प्राइमरी लेवल पर। न समझ में आए तो उनको तुरंत एक्सपर्ट ओपिनियन जो है अपने प्लेटफॉर्म से ले, ताकि कि ये एक चैनल जो बने, ब्रिज बने, है ना? इस ब्रिज में सबका भला है, हर हर चैनल पार्टनर का भला है इसमें। तो उसमें सबसे पहली बात, जो एंड पेशेंट जो आपके होप लेकर के आ रहा है, उम्मीद लेकर के आ रहा है, और जो आपको पे कर रहा है, अगर वो ठीक होता है, वो संतुष्ट होता है, तो आप हर तरह से ग्रो करते हैं। मेरा अपना ये जानना था। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया सर, बहुत बहुत ओके, धन्यवाद। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर। सभी हेल्प पार्टनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय निकाल करके ज्वाइन किए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।